Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named water. Water, that is पानी. क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, केस स्टडी and about the distribution of water and the movement of water in the ocean. Okay, now first thing is, what is hydrosphere? Hydrosphere, all the water bodies such as oceans, रिवर्स, लेक, सीज, जितने भी अर्थ पर वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं वो सारा मिलके क्या बनाता है? हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ऐसी स्फीयर, ऐसी लेयर जो पानी से कवर्ड है, दैट इज हाइड्रोस्फीयर. और कितना परसेंट वाटर है हमारी अर्थ पर? अबाउट 71% ऑफ वाटर. ओके, नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. वाटर किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है? अर्थ पर 71% वाटर है. उस 71% वाटर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो वाटर है वो ओशियंस की फॉर्म में है. ओशियंस की फॉर्म में 97.3% ऑफ वाटर है. सलाइन वाटर है, खारा पानी है जो पीने के लायक नहीं है. लेकिन सिर्फ जो फ्रेश वाटर है वो कितना? ओनली 1% के अराउंड है, दैट इज़ अराउंड 3% ओनली, in the form of ice caps, lake, river, fresh water lakes and salt lakes and groundwater and atmosphere. जो पानी है वो सिर्फ 3% ही पानी है. ओके, तो जो हमारा फ्रेश वाटर है जिसको हम पी सकते हैं वो सिर्फ ओनली कितना है? 3%. तो 3% वाटर होने के कारण पानी इतना कम है, तो हमें पानी बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए और पानी को ख़त्म होने से रोकना चाहिए. फाइन. और अगर हम अपने अर्थ को ऊपर सैटेलाइट से या किसी स्पेस से अगर देखेंगे तो ब्लू कलर ज़्यादा है, तो हमने इसको कौन सा नाम दिया? ब्लू प्लेनेट. इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं या फिर वाटरी प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है. ओके, तो एक डे बनाया है हमने टू कंजर्व द वाटर, दैट इज़ वर्ल्ड वाटर डे, जो कब सेलिब्रेट होता है? एवरी 22 मार्च ऑफ एवरी ईयर. हर साल 22 मार्च को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे, ताकि पानी की इम्पोर्टेंस समझ सके और पानी को कंजर्व कर सके. ओके, नाउ कम टू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कि जो ये पानी है ये कैसे आता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैसे ये साइकिल चलती रहती है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर्स टू एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर टू लिथोस्फेयर एंड बैक टू ओशियंस इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. जो पानी एवोपरेट होता है वाटर बॉडीज से, ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर से वाटर एटमॉस्फेयर में पानी आ गया. अब एटमॉस्फेयर से कंडेंसेशन होके कूलिंग होती है, जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो पानी नीचे गिरता है, फिर से लिथोस्फीयर यानी ज़मीन पर आ जाता है. लिथोस्फीयर से फिर से नदियों के द्वारा या अलग अलग छोटी छोटी लेक्स में पानी चला जाता है और रिवर से फ्लो करके फिर से वो पानी कहाँ आ जाता है? ओशियन में आ जाता है. तो जो ये प्रोसेस है, ये जो साइकिल है चलती रहती है, इसीलिए इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का नाम दिया गया है. तो द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर आर एवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. तो अलग अलग प्रोसेस आते हैं. एवोपरेशन, जब पानी भाप बन के या पानी उड़ता है और एटमॉस्फेयर में आ जाता है, फिर वो कूल हो जाता है टेम्परेचर हाई होने के कारण. कंडेंसेशन, और फिर वो कंडेंसेशन नीचे पानी रेनफॉल की फॉर्म में आता है, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं. ये 3 प्रोसेस इंक्लूड हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में. ओके, तो एक वर्ड है यहाँ ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज evaporation also take place from all creature in the biosphere. The return of water vapor into the atmosphere by plants is called transpiration. प्लांट में आपने देखा होगा छोटी छोटी बूंदें होती हैं पानी की, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन. जब वाटर वेपर दोबारा प्लांट से एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशियंस. अब ओशियंस में सारा पानी है, तो वहाँ वाटर की मूवमेंट किस किस टाइप से होती है? अलग अलग टाइप से वाटर मूवमेंट करता है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ टाइड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ करंट्स. फर्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वेव्स.
waves, the action of winds causes disturbances on the surface of water. जो हवा चलती है उससे क्या होता है, जो वाटर का सरफेस है उसमें डिस्टर्बेंस होती है तो वेव्स बनती हैं. ओके, वेव्स दैट इज लहरें. When a wind blows over the ocean surface, it pushes down the small particle of water. Each particle is pushed down and it come up again. So it is actually move up and down in a circular path. जो भी वाटर की छोटे छोटे वेपर्स होते हैं, वाटर पार्टिकल होते हैं, उनको हवा पुश करती है आगे की तरफ और फिर नीचे की तरफ चली जाती है, फिर ऊपर फिर नीचे. तो इस टाइप से क्या बनती है आपकी वेव्स बनती हैं. राइज एंड फॉल होता है जब पानी का, दैट इज wave. Okay, the disturbance or the wave travel in the direction of the wind. तो wave किस डायरेक्शन में होंगी, जिस डायरेक्शन में हमारी wind blow करेगी उसी डायरेक्शन में wave बनती जाएंगी. It is important to note that water actually does not travel with the wave. This is sometime like the spectator in a stadium doing the Mexican wave. Each spectator only moves up and down, but the waves passes right round the stadium. The height of the waves depend on the speed of the wind. जो height है wave की वो speed पर depend करती है. अगर बहुत तेज speed होगी हवा की, wind की, तो wave बहुत ज़्यादा बड़ी बनेंगी और अगर कम speed होगी तो छोटी wave बनेंगी. ओके, जैसे कि सुनामी. सुनामी इज अ वेरी लॉन्ग wave caused by a submarine और coastal earthquake, landslide और volcanic eruption. बहुत strong wave होती है, बहुत strong wind होती है. विंड, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड के कारण जो वेव आती है उनको सुनामी बोलते हैं. बहुत पावरफुल वेव होती हैं ये. कहाँ, जो सब मेराइन या कोस्टल अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड या वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो मूवमेंट होती है उनसे सुनामी आती है. फाइन. और सुनामी से इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है जो कि आप इस केस स्टडी में पढ़ सकते हैं. केस स्टडी अबाउट अ सुनामी ऑफ 26 दिसंबर 2004. एक सुनामी आई थी ये जिसमें कम से कम 2 लाख पीपल मारे गए थे और ओशियनिक इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी. बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए थे. ठीक है, तो ये आप कुछ पिक्चर देख सकते हो. ये केस स्टडी आप खुद रीड करेंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट टाइड्स. Tides, the sun and the moon exert a strong gravitational force on the earth. टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स होती हैं जो सन या मून है वो अर्थ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स क्रिएट अ रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन ओशियन. अब उस ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो कभी वाटर जो ओशियन में कभी ऊपर की तरफ आता है, कभी फॉल हो जाता है, कभी राइज होता है, कभी फॉल हो जाता है. द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ टाइड. अब जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर है उसको क्या कहते हैं? टाइड. एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ हाई टाइड. द फॉल इन इट्स लेवल इज कॉल्ड अ लो टाइड. If the sun, the moon and the earth comes in one line as seen on a new moon or a full moon night, the tides become higher. जब न्यू मून लाइन नाइट होती है, न्यू मून लाइट हो न्यू मून फुल मून नाइट होती है तो हमारा अर्थ है, सन और मून एक लाइन में आ जाते हैं, तब क्या बनती है? हाई टाइड बनती हैं. दीज टाइड्स आर कोल्ड स्प्रिंग टाइड. और इन टाइड को क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड. इवन ऑन हाफ मून नाइट्स द सन एंड द मून क्रिएट अ राइट angle with the center of the earth. The gravitational force thus get balanced and the tides are not so high. These tides are called neap tides. तो बहुत ज़्यादा हाई टाइड होती है, जो न्यू मून डे पर होती है उनको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं और जो लो टाइड होते हैं उनको नीप टाइड बोलते हैं. ओके, नो डू यू नो जो हमारा सन है या मून है वो अर्थ पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो जहाँ पर उसका डायरेक्ट प्रेशर आता है वहाँ पर जो टाइड है वो कैसी होंगी? हाई टाइड. ठीक है, ए और बी ये सारा एरिया जो है ये आपका किस में आता है? हाई टाइड्स में, क्योंकि यहाँ पर जो वेव है वो डायरेक्ट फॉल आउट हो रही है ग्रेविटेशनल पुल के कारण. और ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड लो टाइड. ओके, नाउ दिस यू कैन रीड इन डिड यू नो. नाउ कम टू द यूटिलिटी ऑफ टाइड्स. कैसे हम इन टाइड्स को यूजफुल वे में यूज़ कर सकते हैं? Tides help in navigation. Ships come into harbor during high tide as the water in the harbor becomes deeper at this time. Tides जो हैं वो नेविगेशन में हेल्प करती हैं. जो शिप्स हैं जिनको नेविगेशन की ज़रूरत होती है तो टाइड की हेल्प से वो नेविगेट किया जा सकता है और वाटर हार्बर के नज़दीक आ जाती हैं विद द हेल्प ऑफ टाइड्स. ओके,
Now second is low tides are used by fisher folk to go out into the open sea for fishing. They return to land with the incoming high tide. जो लो टाइड होती हैं उनकी हेल्प से जो फिशरमैन हैं वो सी के अंदर चले जाते हैं फिशिंग के लिए, और जब हाई टाइड होती हैं जब दोबारा से लैंड सरफेस पर आ जाते हैं. ओके, टाइडल पावर कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और हम इन टाइड्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. टाइडल एक्शन हेल्प्स मिक्स अप न्यूट्रिएंट एंड मेक कोस्टल रीजन रिच इन मैराइन लाइफ. सच रीजन्स आर एक्सीलेंट फिशिंग ग्राउंड्स. टाइडल एक्शन जो होते हैं, टाइड्स जो होती हैं, उनके कारण न्यूट्रिएंट मिक्स हो जाते हैं अर्थ में, जिससे मैराइन लाइफ यानी फिशिंग वहाँ पर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हाई टाइड व्हेन द वाटर गुशेज इन टुवर्ड्स द लैंड अ लॉट ऑफ फिश कम्स अलोंग विद इट. दिस हेल्प्स फिशर फोक गेट एन एबंडेंट कैच. जब एक बहुत बड़ी टाइड आती है तो क्या होता है, बहुत सारी फिश एक साथ सतह पर आ जाती हैं और जो फिशरमैन उनको इजीली कैच कर लेता है. टाइड्स कीप द मंथ्स ऑफ द रिवर्स फ्री ऑफ सेडिमेंट बाय कैरिंग द सेडिमेंट फार अवे इनटू द सी. और टाइड्स के कारण, जो समुंदर की बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं उनके कारण जो पानी है वो साफ रहता है, क्योंकि जितने भी सेडिमेंट है वो टाइड्स अपना कोस्टल एरियाज पर डिपॉजिट कर देती हैं. ओके, now come to the next, that is ocean currents. Ocean currents, the horizontal movement of masses of ocean water in the form of broad streams in definite directions is called ocean current. Ocean current क्या होता है? Horizontal movement of masses of ocean water in the form of broad stream in definite direction. अलग अलग फिक्स डायरेक्शन में जब हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है मासेस ऑफ ओशियन वाटर की, तो उसको ओशियनिक करंट बोलते हैं. द फैक्टर्स विच गिव राइज टू ओशियन करंट एंड मॉडिफाई देयर कोर्सेज आर, जैसे कि वाटर, बड़े बड़े ओशियनिक बॉडी जो होती हैं उनका ओशियनिक करंट कैसे हम काउंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज एक्शन ऑफ प्लैनेटरी विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन वाटर्स. सेकेंड इज शेप्स ऑफ कोस्टल लाइन, किस टाइप की कोस्ट लाइन की शेप है, रोटेशन ऑफ द अर्थ से, एंड variations in the density of ocean water due to different in temperature and salinity. तो इन चीज़ों से ओशियनिक करंट जो है वो चेंज होता रहता है, और जो उसका कोर्स है, उसका जो वे है ओशियनिक बॉडी का, वो चेंज होता रहता है. The influence of currents forces water of the ocean to move from one place to another. There are two type of oceanic current, warm oceanic current and cold oceanic current. Warm oceanic current कौन सा होता है? Warm oceanic current होता है that flowing from warm area of tropical ocean toward the cold area of temperature. जो warm area से cold area की तरफ जो current move करता है उसको क्या कहते हैं? Warm ocean current. और cold ocean current कौन सा होगा? जो polar region से temperate region की तरफ move करता है. Okay, temperature of these ocean current is cooler. They flow from cold polar oceanic water to warm tropical region. जो पोल्स की तरफ से मिड में इक्वेटोरियल की तरफ जो ओशियनिक करंट आएगा, that is cold oceanic current. Okay, now what is the difference between the warm oceanic current and cold oceanic current? Warm oceanic current flow from the warm current flow from the equatorial region. इक्वेटोरियल से पोलर की तरफ जाता है, और ये कहाँ फ्लो करता है? फ्रॉम द पोलर रीजन से इक्वेटोरियल की तरफ. ओके, नेक्स्ट इज देयर टेम्परेचर इज अ फ्यू डिग्री हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग वाटर. जो आसपास का वाटर होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो उससे कुछ थोड़ा सा हायर टेम्परेचर का होता है. एंड देयर इज द टेम्परेचर इज लोअर देन द सराउंडिंग वाटर. यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कुछ डिग्री लो होता है. एंड वार्म करंट रेज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज, और जो कोल्ड करंट है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज. Warm oceanic current, wind passing over warm currents absorbs a good deal of moisture and bring heavy rainfall in the coastal areas. वो अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है वार्म ओशियनिक करंट, और बहुत तेज बारिश होती है कोस्टल एरियाज पर.
लेकिन जो विंड पासिंग ओवर कोल्ड करंट्स होते हैं बिकम ड्राई एंड कूल, और इनसे क्या होती है, बारिश नहीं होती या बहुत लिटिल बारिश होती है, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब, कोल्ड जो है कोल्ड करंट वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ओके, वार्म करंट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू नेविगेशन बिकॉज दे मेल्ट द आइसबर्ग। वार्म करंट से नेविगेशन, रास्ता हम दिखा सकते हैं, नेविगेशन में हेल्प मिलती है क्योंकि ये आइसबर्ग को मेल्ट कर देते हैं। ओके, कोल्ड करंट क्या करते हैं, हिंडर नेविगेशन बिकॉज दे क्रिएट आइसबर्ग। हिंडर मतलब नेविगेशन में दिक्कत, मुसीबत आती है, डिफ़िकल्टी आती है, क्यों, क्योंकि इनसे आइसबर्ग बनते हैं। ओके, आइसबर्ग क्या होता है, जो ओशन में बर्फ़ के पहाड़ आप देखते हो, ओके, बहते हुए। एंड warm currents keep the ports even in the polar region free from ice। अगर वार्म करंट पोलर रीजन में भी अगर जाता है तो उससे भी क्या करता है, वो फ्री फ्रॉम आइस, आइस नहीं जमने देता क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। लेकिन कोल्ड करंट जो है मेक द पोर्ट इवन ऑफ लोअर लैटिट्यूड आइस बाउंड, बेशक लोअर लैटिट्यूड के पोर्ट हैं उनको भी क्या कर देता है, जमा देता है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट। Now, what is climate and ocean currents? Ocean currents influence the climate of coastal regions. In fact, winds blowing from the sea often carry the influence of ocean current for inland. ओशन करंट जो है वो क्लाइमेट, किसी भी जगह का क्लाइमेट को चेंज कर देता है। ओके, कोल्ड करंट्स मेक अ प्लेस कोल्डर देन अदर प्लेसेस ऑन द सेम लैटिट्यूड। कोल्ड करंट क्या करेगा, उस प्लेस को ठंडा बना देगा। ठीक है, warm current make a place somewhat warmer. For example, the ports of Norway located within the Arctic Circle remain free from ice in water due to the warming influence of the North Atlantic Drift. Yet, ports are on the Labrador coast of North America lying at much lower latitude freeze over in the winter under the influence of the cold Labrador of current. ओके, जहाँ पर ओशियनिक करंट वार्म होता है वहाँ पर अगर वो कोल्ड एरिया में भी हो तो भी वो पिघल जाता है, लेकिन जहाँ पर कोल्ड ओशियनिक करंट होता है अगर वो वार्म एरिया में भी हो तो भी वो क्या हो जाएगा, फ्रिज हो जाएगा। तो यहाँ आपको एग्जांपल दिए हैं लैब्राडोर कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, तो ये आप रीड कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू ओशियन करंट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस रेनफॉल। ओशियनिक करंट से रेनफॉल पर भी फर्क होता है। विंड पासिंग ओवर वार्म करंट पिक अप मॉइस्चर एंड कोज हैवी रेनफॉल। ईस्टर्न यूएसए एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप रिसीव सच रेनफॉल। ऑन द अदर हैंड विंड्स passing over cold currents become cool and dry and bring hardly any rainfall। जो वार्म करंट हैं वो बारिश लेके आती हैं क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल होती है ईस्टर्न यूएसए में, वो किसके कारण होती है, वार्म ओशियनिक करंट के कारण होती है। और जो कोल्ड करंट होता है वो नो और लिटिल रेनफॉल लेके आती है, या फिर ड्राई एंड ब्रिंग हार्डली एनी रेनफॉल, कोई बारिश मुश्किल से ही होती होगी कोल्ड ओशियनिक करंट के कारण। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ ओशियन करंट। ओशन करंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। द प्लेसेस वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट आर रिच इन टीनी ऑर्गेनिजम्स known as plankton that serve a food for fish. Such places are good fishing ground। जो places जहाँ पर warm and cold current meet करते हैं, आपस में मिलते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे organisms develop होते हैं, जैसे कि plankton। plankton क्या होता है, जो fish खाती हैं। तो plankton जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ पर क्या होंगे, fish भी ज़्यादा होंगे, तो good fishing ground हमें मिल सकता है। ओके, सेकेंड इज ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंस नेविगेशन टू। ओशियन करंट से नेविगेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे, अगर वार्म करंट है तो वहाँ पर नेविगेशन देना इजी होता है क्योंकि आपको वहाँ दूर दूर तक कोई आइसबर्ग नहीं मिलेगी। और लेकिन कोल्ड ओशियनिक करंट है वो क्या करती हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि वहाँ पर वो आइसबर्ग क्रिएट कर देती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एंड करंट्स। क्या दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है वेव और करंट में। ओके, वेव क्या था, लहरें, और करंट क्या है, करंट वाटर की जो पावर है, कैपेसिटी है, उसको कहते हैं। द ओनली सिमिलरिटी बिटवीन वेव एंड करंट इज दैट दे हैव देयर ओरिजिन इन द they have their origin in the
ओशियन। दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि जो वेव्स हैं वो भी ओशियन से डेवलप होती हैं और जो करंट्स हैं वो भी ओशियन से डेवलप होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या क्या है, वेव्स जो हैं, वेव्स आर टेम्परेरी एंड इरेगुलर। टेम्परेरी होती है ये एंड इरेगुलर होती हैं, जैसे हवा चलेगी वैसे वेव्स बन जाएंगी। करंट्स क्या है, करंट्स आर परमानेंट एंड कंटिन्यू फ्लो होता है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, करंट चेंज नहीं होता। ओशियनिक करंट जो है वो परमानेंट होता है इन डेफिनेट डायरेक्शन। वेव्स आर कन्फाइंड टू सी सरफेस ओनली। वेव्स जो हैं वो सिर्फ सी सरफेस पर क्रिएट होती हैं, ओके। करंट्स हैव देयर इफेक्ट अप टू अ ग्रेट डेप्थ। जो करंट्स हैं वो ओशन की गहराई तक अफेक्ट करते हैं। वेव्स जो हैं उनका जो साइज है वो डेप्थ ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है। करंट्स जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डीप होते हैं, अंडर वाटर होते हैं। स्पीड ऑफ द वेव्स डिपेंड अपॉन लोकल विंड्स। वेव की जो स्पीड है वो लोकल विंड्स पर डिपेंड करती है। और करंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लैनेटरी विंड्स। जो प्लैनेटरी विंड चलती है उनके कारण करंट्स की डायरेक्शन फिक्स होती है, ओके। नाउ कम टू द की पॉइंट्स। All the water bodies such as the ocean, seas, rivers, lakes, etc. together make up the atmosphere. And the water is found in two states, that is fresh and saline. Fresh water जो कि सिर्फ 3% है और saline water 97%. Fine. Most of the saline water is found in seas and ocean. ज़्यादातर जो खारा पानी है वो कहाँ मिलता है, seas and ocean में. Lakes, rivers and underground water are the major sources of fresh water. यहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है लेक्स, रिवर और अंडरग्राउंड वाटर से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। अर्थ पर 71% वाटर है, इसी कारण हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर to atmosphere and atmosphere to lithosphere and back to hydrosphere, that is known as hydrological cycle. और ये कंटिन्यूस साइकिल जो चलती रहती है इसको हाइड्रोलॉजिकल या फिर वाटर साइकिल भी बोलते हैं। द रिटर्न ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर बाय प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। पौधों से वापस पानी कैसे आता है, जैसे कि पत्तियों पे आपने ड्रॉपलेट देखा होगा तो वहाँ से पानी फिर से प्लांट से एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। एंड द रिदमेटिक movement of the water particle produces a pattern which we call wave. विंड के कारण जो वेव्स का एक पैटर्न चलता है उसको क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। अ सुनामी इज अ वेरी लॉन्ग वेव caused by a सबमेराइन और कोस्टल अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और वोल्केनिक इरप्शन। किसी भी सबमेराइन और कोस्टल अर्थक्वेक के कारण या लैंडस्लाइड या वोल्केनिक इरप्शन के कारण बहुत लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग वेव आती है जिसको क्या कहते हैं, सुनामी। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इस चैप्टर को रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।